गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को मित्रों, स्वागत है एक नए शो में, जहां मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं पाकिस्तान से आती हुई नई खबरों के बारे में। और जो नई राजनीतिक खबरें हैं, उनमें सबसे बड़ी खबर है ये, शहबाज शरीफ यानी कि नवाज शरीफ के छोटे भाई इस समय और ये मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के पहले भूतपूर्व, तो अब वो बन गए हैं एक बार फिर से पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। अभी उनका शपथ लेना बाकी है, ज़ाहिर है आने वाले दिनों में उसकी तारीखें अनाउंस होंगी, लेकिन फिलहाल आप 2024 के इस चुनाव के बाद में जो परिणाम आए हैं, उसके बाद में शहबाज शरीफ को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। नवाज शरीफ अब नए प्रधानमंत्री नहीं होंगे, चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्याल उन्होंने फिलहाल छोड़ दिया है। ये ज़ाहिर है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको न सिर्फ आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, नवाज शरीफ ने गद्दी क्यों छोड़ी, बिलावल ने गद्दी क्यों छोड़ी, बिलावल क्यों नहीं बनना चाह रहे प्रधानमंत्री, उसके अलावा मैं आपसे और बात करना चाहूँगा और वो करना चाहूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल खैबर पख्तूनख्वा के बारे में और उसके अलावा बलूचिस्तान के बारे में, सीपीईसी के बारे में, क्योंकि इस सारे की सारी परिस्थिति जो पॉलिटिकल परिस्थिति बन रही है, इसका आर्थिक परिस्थिति से भी लेना-देना है। और जो एस्टेब्लिशमेंट ने गणित खेला है, उसमें कहीं न कहीं आने वाले दिनों की आर्थिक नीति के और राजनीतिक नीति के संकेत सामने आ रहे हैं। और ना भूलिएगा, इस सब के बीच में कहीं न कहीं एक बड़ा जो संकेत है, वो टीटीपी को लेकर भी है। तो और उसको लेकर बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। तो मैं उस पर भी आपसे इस सारे मुद्दे पर आज अभी इसी वक़्त इसी व्लॉग में बात करूँगा। बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ, क्योंकि कुछ तेज़ी से बढ़ते हुए जो अपडेट्स हैं, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ और ये बड़े इम्पैक्टफुल होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को एक प्रधानमंत्री के रूप में नए अब पार्टी ने चुन लिया है। ये फैसला तब हुआ, जैसा कि मैंने कल के रात के व्लॉग में आपको बताया था, देर रात के, जब मैंने आपको बताया था बिलावल भुट्टो के उस फैसले के बारे में, जो सीईसी की मीटिंग के बाद में किया गया। सीईसी की मीटिंग में ये ऑप्शन दिया गया था बिलावल भुट्टो को कि वे चाहे तो खुद भी प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएँ, चाहे वो ढाई-ढाई साल की या 3 और 2 साल की जो इक्वेशन बन रही थी, कि भई 3 साल शहबाज शरीफ बन जाएँगे, 2 साल बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री बन जाएँगे, इस तरह की कोई डील की जाए पीएमएलएन के साथ में। लेकिन बाद में इन लोगों ने उस डील से पीछे हटे। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोई लॉजिकल रीज़निंग है नहीं और बेसिकली कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसे में तैयार नहीं होगा। एक अकेला आदमी, जैसा मैंने तब भी कहा था आपको, एक अकेला आदमी जो हँसी-खुशी इस मुश्किल के माहौल में जूते खाने की कीमत पर भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, वो थे शहबाज शरीफ। ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। तो अब वो बात हो गई है, शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर लिया है, अगले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर आगे की सियासत, जो आगे की राजनीति है, वो कैसे चलेगी? आखिर नवाज़ शरीफ इस फ़ॉर्मूले पर क्यों राज़ी हो रहे हैं? उनके पीछे राज़ी होने के एक है अपनी बेटी का वर्चस्व बचाना और उसकी भविष्य की राजनीति को बचाना। मरियम नवाज़ शरीफ की बात कर रहा हूँ। तो अब मरियम नवाज़ शरीफ को अगले मुख्यमंत्री के रूप में अनाउंस किया गया है, चीफ मिनिस्टर के तौर पर पंजाब के। पंजाब में पीएमएलएन के पास मोर और लेस वहाँ पर वो अपनी सरकार बना सकते हैं। वो इस हालत में है कि बड़े आराम से गवर्नमेंट उनकी बन जाएगी, फ़ॉर्मेलेट हो जाएगी और उसमें वो फिर नवाज़ शरीफ को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। अगला कैंडिडेट कौन बचता है? अगला कैंडिडेट बनता है जी केपी, जहाँ पर हमारे हीरो मतलब इमरान खान। इमरान खान ने अनाउंस किया है गंडापुर का नाम, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के शासनकाल में कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हुआ करते थे और आपको याद होगा कि यू नो कैसे शराब की बोतल इनकी गाड़ी में पड़ने के बाद में शहद की बोतल बन जाया करती है। वो कमाल भी पंजाब पुलिस ही कर सकती है, लेकिन ये सारे कमाल आखिरकार इन्हीं के साथ होते रहे हैं। ये हैं हमारे प्यारे-प्यारे गंडापुर साहब। जैसा कि आप शक्ल-सूरत से लगा सकते हैं, ये किसी मवाली जैसे इनकी तमाम कद-काठी है और इनके काम भी कुछ उससे बहुत अलग नहीं है। इनकी ख़ासियत ये है दोस्तों कि अगर ये आपको केपी से पंजाब हथियार पहुँचाने हैं, तो वो कैसे पहुँचाए जाएँगे, इसका इसका इंतज़ाम ये बड़े आराम से कर सकते हैं। या कि आपको कहीं पर कोई मार-कुटाई करवानी है, तो उसके लिए गुंडों की व्यवस्था करनी है, तो वो मार-कुटाई वाले गुंडे जो हैं, वो ये व्यवस्था बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इनकी ज़ाहिर है लॉजिस्टिकली, अगर राजनीतिक लॉजिस्टिक्स की बात की जाए, तो पॉलिटिकल लॉजिस्टिक्स के हिसाब से इनकी बड़ी वैल्यू है, गंडापुर साहब की। और चूँकि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट इस समय आमने-सामने आए हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इस समय कोई स्पेस नहीं दे रही है इमरान खान को बहुत ज़्यादा मनोवर करने के लिए, कोई रियायत नहीं दे रही है, तो इमरान खान ने अपना ये कार्ड खेला है। उन्होंने कहा भैया तुमसे बात करने के लिए तो फिर मेरा यही आदमी बढ़िया है, जो
हर तीसरी कॉमा, जो हर कॉमा फुल स्टॉप पर गाली लगा के बात करें। आपको याद होगा इनका एक मशहूर जुमला है जो उन्होंने मरीम नवाज शरीफ के बारे में बोला था। मरीम नवाज शरीफ को भी आपको बताएं कि मरीम नवाज शरीफ को उन्होंने बोला था कि भाई ये देख रहे हैं आप, ये जो इनकी जो उनकी तारीफ उनके हुस्न की करते हुए उन्होंने कहा था कि इन्होंने 5 करोड़ एक्सचेकर के पैसे लगाकर, हमारी जनता के पैसे लगाकर और अपना मेकअप कराया है, मैं वो सारा उतार दूंगा। ये ये हमारे गंडापुर की खासियत है। गंडापुर ऐसे-ऐसे कामों के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो मगर गंडापुर की एक और खासियत भी है और वो ये है, मेरे ख़्याल से तस्वीर ही काफ़ी है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत तो नहीं कि गंडापुर साहब और किस-किस काबिल है, इस काबिल भी है। ख़ैर, तो मित्रों अब हम बात करते हैं आगे। आगे बात हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे आने वाले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज़ शरीफ। ये शहबाज़ शरीफ जो है, इनका कहना ही क्या, इन तो मतलब बेहद हैंडसम किस्म के इंसान हैं और उसमें इनको कोई छिपाने में कोई कोई नहीं करते। बारिश हो जाए, पंजाब डूब रहा हो तो ये तुरंत हैट लगाते हैं, छाता हाथ में लेते हैं और निकल पड़ते हैं। वीडियो बनना चाहिए, तो किसी भी हाल में, है ना? तो उसके लिए कुछ भी करेंगे। पता नहीं प्रधानमंत्री होना चाहिए या इनको टिकटॉकर होना चाहिए था, खैर जो भी खैर। मगर मित्रों इसके अलावा आप ये पाएँगे कि इस सारे सिनेरियो को आप देखिए कहीं न कहीं केपीके और ये और बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के बारे में आपको बता चुका हूँ। मतलब कि वहाँ पर पीपीपी को जीता नहीं, पीपीपी को 3-4 कैंडिडेट के अलावा बाकी सब की सब जिताई गई हैं सीटें। किसने जिताई हैं? वही जो मैटर करते हैं, फौजी, उन्होंने जिताई हैं। क्यों जिताई हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और इससे मैं आपको लाता हूँ असली मुद्दे पे, क्योंकि ये हम जो इनकी राजनीति है इस पे तो बात करते ही रहते हैं। असली मुद्दे पे जरा गौर से देखिए, सीपीईसी की बात कर रहा हूं मैं, जो आता है चाइना से और आगे जाता है। चाहे एयर रूट हो सीपीईसी का, चाहे वो ग्राउंड रूट हो, चाहे वो किसी भी मोटर रूट हो, सारे का सारा, सारे का सारा, चाहे वो पाइप्स आनी हो वहां से किसी भी चीज के लिए, गैस के लिए, वटेवर, चाइना से, वो सब का सब किसी न किसी स्टेज पर केपी से गुजरता है, खैबर पख्तूनख्वा से गुजरता है। तो मित्रों अब आप इससे केपी के वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि अगर केपी में कोई भी हड़कंप मचता है, वायलेंस होता है, बम फटता है, तो चाइनीज इंटरेस्ट को इमीडिएटली नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो आगे का रास्ता है वो यहाँ से होके जाता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बात को जरा गौर से देखिए, केपी वो इलाका है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है। फैज़ हमीद आपको याद होंगे जिन्होंने वो एग्रीमेंट किया था मशहूर ज़माना, जिसके बारे में हमारी दोस्त गुलबुखारी ने खूब हल्ला मचाया था हमारी चैनल पर, और फिर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठा था उसके ऊपर, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट को कहा गया था कि जनाब नहीं, हम बिना पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ किया गया और टीटीपी के लोगों को वहाँ लाकर बसाया गया, मैं हथियार लाकर बिठाया गया। टीटीपी के लोगों को, 100 से ज़्यादा लोगों को छोड़ा गया जेलों से। ये और वो कन्विक्टेड लोग थे सारे के सारे। तो ये सब वहाँ जो हुआ, इससे आप केपी के महत्व का अंदाजा लगाइए, इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाइए। केपी में अगर इमरान खान की गवर्नमेंट बनती है, जिनका दूसरा नाम तालिबान खान भी है, जिसको टीटीपी ने अभी रिसेंटली भी अपनी स्टेटमेंट में सपोर्ट किया है, और तो और टीटीपी ने ये स्टेटमेंट दी है दोस्तों कि वो इस बात का खैर मकदम करते हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया है केपी के। अब आप कल्पना कीजिए क्यों। आपको मैं बता दूं कि जिस समय इमरान खान का भी रिजीम था केपी में, उस समय पर और खुद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे मित्रों, उस वक्त भी केपी में इमरान खान की पार्टी के जो सीएम्स थे या मिनिस्टर्स थे या उनके मेंबर्स थे, वो सब के सब टीटीपी को भत्ता दे रहे थे। किस लिए? जिंदा रहने के लिए, वरना उनको वहीं का वहीं तभी का तभी उड़ा दिया जाए। टीटीपी का ये वर्चस्व है उस इलाके में। अब जरा सोचिए, उन्हीं के फेवरेट प्यारे प्यारे इमरान खान द हीरो की ये मिनिस्ट्री वहां फिर से आ रही है, उनका आदमी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, उन्हीं का वहां शासन होगा। अब आप जरा ये कल्पना कीजिए टीटीपी को कितनी सपोर्ट मिलेगी, टीटीपी कितनी एक्टिव होगी, और दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सिक्योरिटी चैलेंज फॉर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, दैट इंक्लूड्स आर्मी एज वेल। तो अब ये केपी में आप देख लिया, केपी में इमरान खान, केपी जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और वो उनको रजिस्ट करने के लिए हर टेक्निक जो कहीं भी किसी टेक्स्ट बुक में न हो वो भी लेकर आ जाएंगे। दूसरी तरफ एक और अपॉर्चुनिटी अच्छा, दूसरी तरफ एक और बात पहले बता दूं आपको, एक और खबर देनी है।
और वो बलूचिस्तान से ही है कि अगर मान लीजिए केपी में एक कोई इंटरफेरेंस ना की गई, इमरान का झंडा चलने दिया गया और सब कुछ हो गया, मान लिया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेते हुए, इंटरवेंशन करते हुए, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ। इलेक्टोरल इंटरफेरेंस करते हुए पीपीपी को सीट्स दिलाई गई, पीपीपी को वहाँ से जिताया गया और वो वहाँ पर मिलकर अभी गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। पीपीपी गवर्नमेंट यानी पीपीपी वो सरकार जिसने सीपीसी को पाकिस्तान लाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हम इनिशिएटर थे, हमारी वजह से सीपीसी पाकिस्तान आया है। यानी सीपीसी का कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी चीज जो बलूचिस्तान की तरफ से निकलेगी या बलूचिस्तान से निकलेगी, तो आप ये देखिए वो सेफ रहेगी, ये इंडिकेशन दिया जा रहा है। यानी अब जरा देखिए, वो हमारे सुन पे कहते हैं ना पैसा, अब जरा पैसा की बात सुनिए। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? केपी में। हमले कहाँ होंगे? केपी में। और कौन करेगा? ये लोग करेंगे। दैट मीन्स कि बेसिकली चाइनीज को बड़े आराम से निचोड़ा जा सकता है इस बात के लिए कि देखो भैया, तुम्हारी हम असेट्स की, यहाँ पर केपी से गुजरने वाले असेट्स की देखभाल करेंगे, मगर 2 पैसे, उसके पैसे दो अलग से, सीपीसी से अलग। यानी कि ये भी एक सिलसिला चलेगा कि यहाँ से माल वसूला जाए। ये पॉसिबिलिटी है, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि बहुत पॉसिबल है कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा हो और ये गणित सारा इस तरह से खेला गया हो। दूसरी तरफ टीटीपी कितनी रजामंद होगी सारे सेटअप में और सेंट्रल के साथ कितनी रजामंद होगी, ये एक अलग विषय है बातचीत का जिस पे सोचा जा सकता है। देखना ये होगा कि दरअसल ये जो किया गया है, ये केपी का इंतजाम और बलूचिस्तान में जो किया गया है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके पीछे जो चीज इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जिसको अभी देखे जाने की जरूरत है, वो ये कि दरअसल एस्टेब्लिशमेंट के मन में चल क्या रहा है। पैसा वसूली एक, दूसरा सीधे सीधे अमेरिका से कोई बात की गई हो और सीपीसी का बंटाधारी कर दिया गया हो कि भाई साहब आओ ही ना, है आप यहां से गुजरोगे नहीं, भाड़ में जाओ, हमें करना ही नहीं आपके साथ काम, सीपीसी वाइंड अप कर दिया गया हो इन वन वर्ड। तो अगर अगर ये पॉसिबिलिटी है, ये भी टेक्निकली पॉसिबिलिटी तो है, तो ये देखना होगा कि दरअसल चल क्या रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, ये आने वाले महीने तय कर देंगे। जुलाई से इनका नया शुरू होता है मित्रों फाइनेंशियल ईयर, और उस समय पर जरूरत होगी आईएमएफ की। उससे पहले इनका जो प्रोग्राम है वो भी खत्म होने वाला है। तो अब आप ये देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रोग्राम खत्म हो रहा है, अगले फाइनेंशियल ईयर में जाने के लिए इनको पैसा चाहिए। अप्रैल के आखिर में भी मैंने आपको बताया था जो कुल देनदारी है, कम से कम इनको 3 से 4 बिलियन तो देने देना है किसी भी हालत में। तो अब आप सोचिए, आईएमएफ लगातार इनसे क्या कह रहा है? आईएमएफ इनसे कह रहा है कि साहब जो आपका ग्रोथ रेट है उसको तो जो मैनेज करना ही है, लेकिन आपने टैक्स नेट बढ़ाई है। टैक्स नेट बढ़ाने से उनके मायने क्या है कि जो जहां तक आपका जो आपका पहली बात तो जीडीपी टैक्स रेशियो जो है वो बेहतर होनी चाहिए, प्लस जितने लोग अभी टैक्स दे रहे हैं उनके नंबर में इजाफा होना चाहिए। मोर पीपल शुड पे द टैक्स। लेकिन इसके कंट्रास्ट में, इसके बिल्कुल विरोधाभासी तरीके से सरकार काम कर रही है पाकिस्तान में। वो टैक्स नेट यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल पेइंग टैक्स है वो नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो लोग एग्जिस्टिंगली टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर और टैक्स लादा जा रहा है, जिससे जाहिर है समाज में कड़वाहट फैल रही है। और ये सिलसिला जाहिर है ओवरनाइट तो चेंज होगा नहीं। यानी कि अगर अब सरकार जो आएगी, यानी शहबाज शरीफ की सरकार जो आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ लात घूसा कमर मध्य छटखना मुखमंजनम इसी के लिए आएगी। खाली मार खाने के लिए आएगी, गाली खाने के लिए आएगी, अपना पॉलिटिकल कैपिटल खोने के लिए आएगी। क्योंकि पीपीपी इनके साथ बैठ नहीं रही है, दे आर नॉट इनटू द गवर्नमेंट। वो सिंपली इनको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट के बदले में सारा का सारा मलाई खा रहे हैं। प्राइम प्रेसिडेंट की सीट जरदारी साहब ने रख रहे हैं, सेनेट चेयरमैन वो अपना रखना चाह रहे हैं, नेशनल असेंबली में स्पीकर अपना रखना चाह रहे हैं। अब जरा देखिए कहाँ पर उन्होंने कार्रवाई स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर रहे हैं तमाम कार्रवाई को कंट्रोल करने के लिए। सेनेट उनके कंट्रोल में, इधर नेशनल असेंबली उनके कंट्रोल में तमाम कार्रवाई, और खुद प्रेसिडेंट उनके बैठे हुए हैं। तो अब तमाम जो क्रिटिकल पोस्ट हैं वो खुद लेकर बैठे हैं। कितनी देर तक इस सरकार को चलने देंगे ये डिपेंड करता है कि खुद नवाज शरीफ की पार्टी जो है या शहबाज शरीफ, उनमें कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन विजय सोनो नवाज शरीफ का बड़ंगा मार दे बीच में से और कोई बात बिगड़ जाए एस्टेब्लिशमेंट से। अगर बिगड़ जाती है तो फिर चीजें कहीं और जा सकती हैं और पीपीपी यानी पीपल्स पार्टी को
कोई देर नहीं लगेगी सरकार से अपनी सपोर्ट विड्रॉ करने में। तो ये भी एक सिलसिला है। तो देखना ही और मतलब बेसिकली इट्स एन मेस। आप 4 दिन सरकार चलाएँ, 4 और हर डिसीजन पर आपको पीपीपी का मुँह तोड़ना होगा या फिर जो बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है नवाज शरीफ के लिए वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद करें और ये अपना ग्रुप का जो साइज है वो बढ़ाएं और जो इंडिपेंडेंट्स है पीटीआई के उनको समहाउ अपने अंदर शामिल करें। वो अगर शामिल होते हैं और उनका नंबर बढ़ता है, लेट्स से किसी तरह से 130-20 तक पहुंच जाता है, तो देन दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन जहां पर उनको पीपीपी की तरफ से जो ब्लैकमेल होने वाली खतरा है, वो ब्लैकमेलिंग का खतरा खत्म हो जाएगा। किसी भी किस्म की गवर्नेंस की पॉसिबिलिटी तभी है जब गवर्नमेंट ब्लैकमेल ना हो रही हो। लेकिन इस केस में जिस तरह से पहले हुआ, सारी प्लम पोस्ट जो हैं, जो जिम्मेदारी वाली पोस्ट थी, वो पिछली बार जो है वो नवाज शरीफ की यानी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में दी गई, इनकी पार्टी के लोगों को, नून के लोगों को, और पीपीपी ने सिर्फ प्लम पोस्टिंग्स ली, जहां पर उनकी जिम्मेदारी कम, मजे ज्यादा थे। फॉरेन मिनिस्ट्री, बेटा घूम रहा है, लॉबिंग कर रहा है, मिल रहा है कहीं एंथनी ब्लिंकन से, तो कहीं 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 मतलब मैं आपको बताया था कि अमेरिका तो कितने राउंड मारे उन्होंने, और ये सब जहां जरा भी कड़वाहट का खतरा था, जहां भी कोई डिसीजन लेने का खतरा था, वहां अपने बेटे को बैक किया और उनकी जो क्या नाम होगा, खार, मिसेस खार है ना, तो वो मिसेस खार को आगे कर देते थे। यानी अफगानिस्तान जैसी जगह पे जहाँ ट्रबलसम फैसले लेने की जरूरत थी, वहां पर उन्होंने हिना रबारी खार को भेजा था। तो ये सीन है दोस्तों। और ये खेल आगे जो कुछ पीडीएम 1 में हुआ था वही फिर से शुरू होने जा रहा है, और जो रिजल्ट तब आया था उससे बदतर रिजल्ट अब आएगा। इनफैक्ट उस समय जो हालात थे वो शायद इससे बेहतर थे क्योंकि पीपीपी गवर्नमेंट में शामिल थी, अब वो भी नहीं है। तो ये सिलसिला जो है ये इट्स गोइंग नोवेयर। बेसिकली जो बेहतर उम्मीद उनकी ये है कि समहाउ कोई ऐसी कलाकारी हो जाए, कोई ऐसी करामात हो जाए, कोई एस्टेब्लिशमेंट चमत्कार कर दे जिससे कि इनको मोर और लेस सिंपल मेजोरिटी मिल जाए इमरान इसको नवाज शरीफ की पार्टी को, और उससे फिर वो कम से कम पीपीपी के डर से जो उनको काम करने पड़ेंगे या हर झटके में उनको देखना पड़ेगा कि नाराज तो नहीं हो रहे, वो सिलसिला कम से कम रुक जाए। अभी दूर दूर तक उसकी उम्मीद नहीं है, और नंबर्स का जो गैप है वो अच्छा खासा है, और नंबर का गैप न सिर्फ अभी अच्छा खासा है बल्कि ये आने वाले दिनों में बढ़ेगा। पूछिए क्यों? 54 सीट है पीपीपी की, और 54 का जो 1/3 है वो आप देखिए विमेन कोटे से उनके पास सीटें आएंगी, और दैट मीन्स कि बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन पार्लियामेंट पीपल्स पार्टी के होंगे वो 54 का 1/3 निकाल के आप लगाइए और उसमें तो उस नंबर को ऐड कर दीजिए, तो जो नंबर बनेगा आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 60 प्लस का क्रॉस कर जाएगा। तो जब वो हो जाएगा तो फिर जाहिर है कि पीपीपी और भी ज्यादा परेशान करने की हालत में आ जाएगी, ब्लैकमेलिंग की हालत में आ जाएगी। एंड रिमेंबर दे आर डैम गुड एट इट, दे विल टेक द बेस्ट मीट पॉसिबल एंड अ लार्ज चंक ऑफ मीट पॉसिबल आउट ऑफ पीएमएलएन और द फोर्थकमिंग गवर्नमेंट। तो ये वो सिलसिले हैं दोस्तों जो आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ने और बनने वाले हैं। मैं आपको यही कह सकता हूं कि इस बीच में एक और डेवलपमेंट है जो अभी डेवलपिंग स्टोरी है, और वो क्या है कि पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल हैं जो फौज के भी बहुत करीब हैं, फौज के टॉप ब्रास के बहुत करीब हैं, और वो कुछ पिछले दिनों एक्टिव हुए हैं। उन्होंने इमरान खान के कुछ मैसेंजर की तरह से अपना काम शुरू किया है, और कुछ ऐसे इंडिकेशंस आए हैं जहां ये पता लगता है कि फौज ने कुछ कम से कम अपोज नहीं किया है इस अप्रोच को जो इमरान खान की तरफ से की गई है कि कोई माफी तलाफी की बात हो जाए, कोई समझौते की बात की तरफ जाए। तो आर्मी ने, इस्टेब्लिशमेंट ने outrightly भगाया नहीं है, मना नहीं किया है, they have heard him out. That means there is a possibility that in coming days things can be or could be made little bit easier if things are not going as planned with Nawaz Sharif and his party in the government. तो ये एक विंडो अपॉर्चुनिटी है जो खुल रही है इमरान खान के लिए विद इन एस्टेब्लिशमेंट। वेदर ये आगे इसी तरह से चल पाएगी या नहीं, पाकिस्तान है, चीजें बहुत रैपिडली बदलती हैं, बहुत तेजी से बदलती हैं, यू जस्ट डोंट नो व्हाट माइट हैपन टुमारो। एंड जो चीज करने की है, जो इमरान खान को शायद सोचनी चाहिए और करनी चाहिए, वो ये कि कम से कम उनको थोड़ा सा लचीला रवैया रखना चाहिए। और मगर जो इस इलेक्शन ने जो बहुमत
बहुमत तो नहीं, मगर जो वोट दिया है जिस किस्म का वोट दिया है इमरान खान को, उसके चलते इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। और वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए, यू नेवर नो। खैर, तो दोस्तों ये थे वो थोड़े से सीधा-सीधा हालात जो मुझे आपको लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए। हमारी जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, वो बहुत जल्दी ही अब चीफ मिनिस्टर बन जाएँगी पंजाब की, पाकिस्तानी पंजाब की। और फिर आप पाएँगे कि थोड़ा-सा ये रिलीफ़ हो जाएगा नवाज़ शरीफ के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटी का करियर सिक्योर ज़रूर करना चाहते थे और वो इस फ़ॉर्म में अब लग रहा है कि सिक्योर हो गया है। मित्रों, आज के इस व्लॉग पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि आपके क्या ख़्याल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो नई डेवलपमेंट हो रही हैं, उनको लेकर। मैं इस बीच में आपको अगले व्लॉग की तैयारी करता हूँ और मिलता हूँ शाम को। आज शाम को भूलिएगा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अबू धाबी मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। उसकी भी आज सेरेमनी होनी है वहाँ पर। तो और आज शाम को 8 बजे हमारे साथ होंगे हमारे भाई सुमित पीर, तो वो भी उनसे भी आपको अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाना है। आप सुनेंगे कि वो आपको पूरी रिपोर्ट क्या लेकर आएँगे मंदिर के बारे में, जो आज खुलने जा रहा है अबू धाबी में। तो मिलते हैं आज शाम के इससे पहले कभी एक बार फिर से तमाम अपडेट लेकर जो आज दिन में एक्टिविटी होगी पाकिस्तान में, और उसके अलावा शाम को भाई सुमित पीर के साथ में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमेशा आप लोग मुझे लाइक करते हैं, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो और फिर हम लोग अपनी बहस बहस मुआवज़े को आगे बढ़ाएँगे आज शाम को। मिलते हैं एक बार फिर से। बाय-बाय।